जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी में जाएं चाहे नहीं जाएं, लेकिन कांग्रेस सिंहभूम की लोकसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ने जा रही है। जी हां, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पार्टी में इसको लेकर फैसला हो चुका है। गीता कोड़ा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चा पिछले साल यानी 2023 के जनवरी महीने से ही चल रही है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा आए थे। उन्होंने वहां विजय संकल्प रैली की थी और तब से यह चर्चा होने लगी कि गीता कोड़ा और मधु कोड़ा भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 5 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है, जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ जगन्नाथपुर विधानसभा सीट है, जबकि चाईबासा, मझगांव, चक्रधरपुर, मनोहरपुर और सरायकेला विधानसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला इकाई लंबे समय से यह डिमांड कर रही है कि सिंहभूम की सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना प्रत्याशी उतारे। गीता कोड़ा के भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस मांग ने असर दिखाया है और कांग्रेस इस बात के लिए राजी हो गई है कि वह सिंहभूम की सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे देगी। तो बदले में क्या मिलेगा कांग्रेस को? बदले में मिलेगी जमशेदपुर की सीट। जमशेदपुर की सीट जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की अंतिम सांसद सुमन महतो रही थी। सुमन महतो 2007 में अपने सांसद पति सुनील महतो की नक्सलियों द्वारा की गई हत्या के बाद उसी साल हुए उपचुनाव में जीतकर सांसद बनी थी, लेकिन 2009 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने उनसे यह सीट छीन ली थी और उसके बाद 2014 और 2019 में विद्युत वरण महतो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। विद्युत वरण महतो को झारखंड मुक्ति मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी में लाने और उनको जमशेदपुर से लोकसभा का टिकट दिलाने में अर्जुन मुंडा की बड़ी भूमिका रही थी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्जुन मुंडा और विद्युत वरण महतो दो ही ऐसे नेता हैं जिनका राजनीतिक करियर झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के बाद फला फूला है। अर्जुन मुंडा ने अपना पहला चुनाव खरसावां से जेएमएम के टिकट पर जीता था 1995 में और उसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 3 बार मुख्यमंत्री बने। फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं। जनजातीय मामले और कृषि जैसे बड़े मंत्रालय उनके पास हैं। वहीं विद्युत वरण महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक बने बहरागोड़ा से और फिर भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद 2 बार से सांसद हैं। इन दोनों नेताओं के अलावा ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसी कोई मिसाल नहीं है जिसका राजनीतिक करियर झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के बाद चमका हो, चाहे वह सूरज मंडल हो जो एक समय शिबू सोरेन के पैरेलल के नेता थे, उनकी ही कदकाठी के नेता थे, या हेमलाल मुर्मू हो या फिर कृष्णा मार्डी हो। हेमलाल मुर्मू ने तो जेएमएम छोड़ने के बाद बीजेपी के टिकट पर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ लिया 2014 में और 2019 में, लेकिन जीत उनसे दूर ही रही। तो इस मामले में अर्जुन मुंडा और विद्युत महतो अपवाद माने जाएंगे। लेकिन दोस्तों, चर्चा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विद्युत महतो के बदले किसी नए उम्मीदवार को बीजेपी टिकट दे सकती है। हालांकि अर्जुन मुंडा ये चाहते थे कि वह जमशेदपुर सीट से एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ें, क्योंकि पिछले चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में खूंटी से उन्हें बहुत कम अंतर से जीत मिल पाई थी। करीब 1400 वोटों का अंतर था। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जब अर्जुन मुंडा ने भाजपा आला कमान के सामने अपनी इच्छा जताई तो उनको कहा गया कि आप एसटी रिजर्व सीट से ही लड़िए, क्योंकि जनरल सीटों पर पहले से ही बहुत मारामारी है। इतने सारे उम्मीदवार हैं, इतने सारे समीकरण देखने पड़ते हैं, कुर्मी का, ओबीसी का, सवर्ण का, कि किसी आदिवासी को अगर सामान्य सीट से लड़ाया जाएगा तो बड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा, असंतोष की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ऐसी हालत में मन मसोस कर अर्जुन मुंडा को दोबारा खूंटी में ही अपना खूंटा गाड़ना पड़ेगा और मुंडा जी ने इसकी तैयारी भी कर ली है। अनेक केंद्रीय योजनाओं को उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में धरातल पर उतारा है और पिछले 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूंटी आए थे। आदिवासियों के लिए खूंटी से उन्होंने 27,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की
उलीहातू जहां बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है, वहां भी मोदी गए थे। तो प्रधानमंत्री के आने से अर्जुन मुंडा की स्थिति मजबूत हुई होगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस को जमशेदपुर की सीट मिलती है तो यहाँ पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। अजय कुमार 2010 में जमशेदपुर सीट से झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के टिकट पर उपचुनाव जीतकर सांसद बने थे। और चुनाव तब हुआ था जब अर्जुन मुंडा ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद खरसावां विधानसभा का उपचुनाव जीतकर जमशेदपुर की संसदीय सीट खाली कर दी थी। मुंडा सांसद रहते सीएम बने थे। उनके लिए भाजपा ने मंगल सिंह सोय का इस्तीफा कराकर खरसावां की सीट खाली कराई थी। खरसावां सीट का उपचुनाव जीतने के बाद मुंडा ने जमशेदपुर लोकसभा सीट छोड़ दी थी। उपचुनाव जीतकर डॉक्टर अजय कुमार वहां से सांसद बने थे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अजय कुमार को हार का सामना करना पड़ा। 2019 का चुनाव कांग्रेस जेएमएम आरजेडी गठबंधन के तहत लड़ा गया और जमशेदपुर सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास आई। जेएमएम के पास कोई कैंडिडेट नहीं था। चंपई सोरेन को कैंडिडेट खोजने की जिम्मेदारी दी गई थी। चंपई दा ने बहुत मेहनत की, लेकिन कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट, कोई सुयोग्य कैंडिडेट नहीं मिला। तो चंपई दा खुद यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ गए और बुरी तरह से हार गए। डॉक्टर अजय कुमार बाद में कांग्रेस में आ गए। अभी कांग्रेस में उनका अच्छा खासा कद है, रुतबा है, 3 राज्यों के प्रभारी हैं। तो जमशेदपुर से अगर इस बार कांग्रेस लड़ती है तो बहुत संभव है कि डॉक्टर अजय कुमार उम्मीदवार बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा, फिलहाल इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। संभव है कि विद्युत महतो ही फिर से उम्मीदवार बन जाए या कोई नया उम्मीदवार आ जाए। अभी बहुत सारे नाम चर्चा में चल रहे हैं, पर अंत में क्या होगा यह टिकट के बंटवारे के बाद ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों, सिंहभूम और जमशेदपुर लोकसभा सीटों की बात हो गई, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कम से कम 9 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा से मांग रही है। लेकिन हेमंत सोरेन फिलहाल जिन राजनीतिक झंझावातों में घिरे हुए हैं, उनमें फंसकर उनकी सरकार अगर खतरे में पड़ती हुई दिखाई देगी तो कांग्रेस बार्गेनिंग की और ज्यादा बेहतर पोजीशन में आ सकती है। लेकिन बात हम कर रहे थे सीटों के बंटवारे पर। फिलहाल कांग्रेस 9 सीटें मांग रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा 9 सीटें दे भी देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शर्त लेकिन यह हो सकती है कि वाम दलों और जदयू जैसी इंडिया अलायंस की पार्टियों को कांग्रेस अपने कोटे से मैनेज करेगी। 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस को 9 सीटें दी गई थी, जिनमें से 2 सीटें उसने झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी तब, उसको दी गई थी। कोडरमा से खुद बाबूलाल मरांडी लोकसभा का चुनाव लड़े थे और गोड्डा से प्रदीप यादव ने किस्मत आजमाई थी, दोनों हार गए थे। लेकिन इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा कोडरमा और लोहरदगा सीटें कांग्रेस से मांग रहा है। कोडरमा से बाबूलाल मरांडी लड़े थे, लेकिन इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगता है कि जयप्रकाश वर्मा के सहारे वह इस सीट को निकाल पाने में सफल हो जाएगा। जयप्रकाश वर्मा 2014 का विधानसभा चुनाव गांडेय विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते थे। वही गांडेय सीट जहां अभी सरफराज अहमद इस्तीफा देकर चर्चा में बने हुए हैं। जयप्रकाश वर्मा के चाचा रीतलाल प्रसाद वर्मा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे थे और कोडरमा संसदीय सीट से 5 बार वे सांसद रह चुके हैं। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह उम्मीद है कि जयप्रकाश वर्मा उसको कोडरमा सीट निकाल कर दे देंगे। लेकिन कांग्रेस भी कोडरमा सीट पर नजर गड़ाए हुए है। दोस्तों, गुलाम अहमद मीर के झारखंड का प्रभारी बनने के बाद कांग्रेस के अंदर से अब यह पुरानी मांग दोबारा उठने लगी है कि पार्टी कम से कम 2 अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारे, जिनमें से एक अकलियत हो यानी मुसलमान हो और दूसरा ईसाई। अगर संख्या के हिसाब से देखें, डेमोग्राफी के हिसाब से देखें, तो गोड्डा की सीट मुस्लिम उम्मीदवार देने के लिए सबसे ज्यादा मुफीद है। लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकार कुछ और सोच रहे हैं। अगर सीधे सीधे पैटर्न फॉलो किया जाए, यानी गोड्डा में मुस्लिम वोटों का जो प्रतिशत है उसको देखा जाए, तो कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी की बाछें जरूर खिल रही होंगी और उन्हें उम्मीद हो रही होगी कि इस बार गोड्डा से उन्हें टिकट मिल जाएगा। और वर्तमान उनकी जो मुस्लिम पहचान है और जिस पहचान को जो यादव पहचान बताते रहे अपने पूर्वजों की,
उसको लेकर वे एमवाई समीकरण बनाकर जीत की उम्मीद पाले हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ और सोच चल रही है। कांग्रेस का मानना है कि निशिकांत दुबे जो 2009 से लगातार 3 बार निर्वाचित हो चुके हैं, उनको अगर हराना है तो समीकरणों में थोड़ा बदलाव करना होगा, क्योंकि मुस्लिम उम्मीदवार देने से हिंदू और मुसलमान वोटों का जो ध्रुवीकरण होगा, खासकर राम मंदिर उद्घाटन के बाद, उसमें कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए कांग्रेस इस बार दुबे जी के मुकाबले पांडे जी को टिकट दे सकती है, और यह पांडे जी हैं महागामा से कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे सिंह। हो सकता है इस बार गोड्डा से कांग्रेस की उम्मीदवार दीपिका बन जाएं, क्योंकि दीपिका के होने का फायदा यह होगा कि मुस्लिम वोट तो कांग्रेस को मिलेंगे ही, इसके अलावा आदिवासी और धर्मनिरपेक्ष हिंदू वोटों के साथ ही सवर्ण वोट भी कांग्रेस को मिल सकते हैं। और इस समीकरण के साथ दीपिका पांडे निशिकांत दुबे पर भारी पड़ सकती हैं, जो चौथी बार चुनाव लड़ने के कारण एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना कर रहे होंगे। अगर ऐसा हुआ तो फुरकान अंसारी को मन महसूस के रहना पड़ेगा। कोडरमा सीट पर जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा जयप्रकाश वर्मा को बीजेपी से लाकर सीट निकालने की उम्मीदें बांध रहा है, वहीं कांग्रेस भी चाहती है कि अगर उसको मुस्लिम उम्मीदवार उतारना ही पड़े तो वह हजारीबाग या कोडरमा से उतारे। इसका कारण यह है दोस्तों कि हजारीबाग कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू से, सांप्रदायिक दृष्टि से हमेशा से ही बहुत सेंसिटिव इलाका रहा है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि वहां से अगर मुस्लिम उम्मीदवार दिया जाता है तो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा, साथ ही भाजपा विरोधी वोट अगर इसमें जुड़ जाएंगे तो कांग्रेस उम्मीदवार बेहतर स्थिति में रहेगा, क्योंकि यहाँ वाम दलों का भी प्रभाव है। लेकिन हजारीबाग एक ऐसी सीट है दोस्तों जहां वाम दल भी दावा करेंगे। हजारीबाग से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता 1991 और 2004 में 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं। वहीं हजारीबाग सीट से कांग्रेस को भी 2 बार ही जीत मिली है, और दोनों बार उसे दामोदर पांडे ने सीट दिलाई थी, पहली बार 1971 में और दूसरी बार 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर में। 1984 के बाद कांग्रेस हजारीबाग से जीत नहीं सकी है, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भुवनेश्वर मेहता 1991 और 2004 में यह सीट निकाल चुके हैं। तो इसलिए वाम दलों का दावा हजारीबाग पर ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। अगर इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे में वाम दलों को कोई सीट मिलती है तो पक्के तौर पर वह हजारीबाग की सीट ही होगी। ऐसी हालत में, ऐसी स्थिति में कांग्रेस कोडरमा सीट पर दावा कर सकती है, जहां उसके पास एक मुस्लिम उम्मीदवार है, शहजादा अनवर, और कोडरमा सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार के जीतने का इतिहास भी है। दोस्तों, 1991 के लोकसभा चुनाव में जनता दल के टिकट पर मुमताज अंसारी ने कोडरमा सीट से जीत दर्ज की थी, लोकसभा पहुंचे थे। तो कांग्रेस को यह उम्मीद है कि जब मुमताज अंसारी जीत सकते हैं तो शाहजादा अनवर भी जीत सकते हैं। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने कोडरमा की सीट झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक को दे दी थी। बाबूलाल मरांडी खुद चुनाव लड़े थे, लेकिन भाजपा की अन्नपूर्णा देवी से 4 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे। इसी तरह से कांग्रेस ने अपने कोटे से गोड्डा की सीट भी जेवीएम को दी थी, जहां प्रदीप यादव चुनाव लड़े थे, लेकिन निशिकांत दुबे से हार गए थे 3 लाख से ज्यादा वोटों से। लेकिन इस बार गोड्डा सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन कोडरमा सीट पर थोड़ी जिच बन सकती है, वार्ताओं के कई दौर चल सकते हैं। तो ये थी मुस्लिम उम्मीदवार देने की बात, लेकिन जहां तक ईसाई उम्मीदवार देने की बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता है कि लोहरदगा सीट उसे मिले और वहां एक ईसाई उम्मीदवार वह खड़ा कर दे। लेकिन कांग्रेस सुखदेव भगत को वादा कर चुकी है कि लोहरदगा से लोकसभा का टिकट उनको देगी। ऐसी हालत में जेएमएम ने कहा कि खूंटी सीट दे दो ताकि वहां से कोई ईसाई खड़ा कर दे, लेकिन कांग्रेस का कहना था कि 2019 में सिर्फ 1400 वोटों के अंतर था, तो कैसे ये सीट छोड़ी जा सकती है। लेकिन सबसे मजेदार हालत रांची लोकसभा सीट की है। रांची सीट इसलिए मजेदार है क्योंकि कांग्रेस लोहरदगा और खूंटी तो नहीं छोड़ेगी, लेकिन रांची की सीट वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस के यहाँ उम्मीदवार जो बताए जाते हैं सुबोध कांत सहाय, अब वह मैच जिताऊ घोड़ा नहीं रहे। पार्टी ने सर्वे कराकर देख लिया है, सुबोध कांत पर कोई दांव लगाने को तैयार नहीं है।
तो दूसरा नाम यहाँ से अजय नाथ शाहदेव का है, लेकिन वह भी चुनाव जीतने वाले मटेरियल हैं, कांग्रेस को इसमें संदेह है। ऐसे में कांग्रेस इस सीट को झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ देना चाहेगी, ताकि यहाँ से जेएमएम अगर चाहे तो कोई बड़ा उम्मीदवार, बड़े नाम वाला उम्मीदवार इंपोर्ट करके खड़ा कर दे, या यह सीट रांची से 5 बार सांसद रहे और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर हाल में जनता दल यूनाइटेड में आ चुके राम टहल चौधरी के लिए छोड़ दी जाए। जी हाँ दोस्तों, इसकी भी संभावना बन रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची की संसदीय सीट को अपने कोटे में लेकर जनता दल यूनाइटेड को दे देगा, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को दे देगा और 5 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रांची से सांसद रह चुके राम टहल चौधरी छठी बार जीत की उम्मीद लेकर तीर के निशान पर, तीर कमान के सहयोग से चुनाव लड़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो रांची सीट बिल्कुल हॉट केक हो जाएगी, मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाएगा। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो की इच्छा है कि पार्टी को हजारीबाग या कोडरमा में से कोई सीट मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं, जो परिस्थितियां बन रही हैं, और कोडरमा सीट पर जैसी रसाकसी जेएमएम और कांग्रेस के बीच में है और हजारीबाग सीट पर कांग्रेस और वाम दलों का जैसा दावा है, वैसी हालत में जनता दल यूनाइटेड को कोडरमा और हजारीबाग सीट मिलने की संभावना बहुत कम दिखाई देती है। लेकिन रांची वाला कैलकुलेशन दोस्तों ये दमदार दिखाई दे रहा है। दुमका से जेएमएम लड़ेगा और यहाँ से स्टीफन मरांडी उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि सीता सोरेन के साथ भी वही दिक्कत है जो कल्पना सोरेन के साथ है। सीता सोरेन, जिनका असली नाम सीता मुर्मू है, ओडिशा की मूल निवासी हैं। हालांकि वह 3 बार से विधायक चुनी जा रही हैं और आज तक उन पर किसी ने आरक्षण का सवाल नहीं उठाया है, लेकिन 2024 में भी आरक्षण का सवाल नहीं उठेगा, यह सोचना गलतफहमी होगी। तो ऐसी हालत में जब उनके उड़ीसा मूल को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं, तो दुमका स्टीफन मरांडी को दिया जा सकता है लड़ने के लिए। राजमहल सीट पर बहुत संभावना है कि इस बार हेमलाल मुर्मू लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ जेएमएम के जो मौजूदा सांसद है विजय हांसदा, एक तो उनको लेकर कार्यकर्ताओं में बड़ी नाराजगी है, दूसरे वे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और उनको लगता है कि विधानसभा का चुनाव लड़कर वे मंत्री बन सकते हैं अगर हेमंत सोरेन की सरकार अगली बार भी सत्ता में आती है तो। धनबाद की लोकसभा सीट कांग्रेस को मिलेगी, गिरिडीह जेएमएम के खाते में आएगा। पलामू सीट पिछली बार राजद को मिली थी, लेकिन राजद ने चतरा में भी उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस के साथ दोस्ताना मुकाबला लड़ लिया था, फ्रेंडली फाइट कर ली थी। इस बार दोस्ताना मुकाबले की उम्मीद कम है, क्योंकि इंडिया अलायंस मजबूती से लड़ना चाहेगा। ऐसे में राजद को चतरा सीट हासिल करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इन सारी संभावनाओं के बीच एक आखिरी संभावना और है। अगर ईडी के चलते या राजभवन के लिफाफे के कारण राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के हालात बनते हैं, हेमंत सोरेन को इस्तीफा करना पड़ता है और नया मुख्यमंत्री चुना जाता है, तो नई सरकार को विधानसभा में दोबारा बहुमत हासिल करना पड़ेगा। ऐसी हालत में कांग्रेस लोकसभा की 9-10 सीटों के अलावा स्पीकर का पद, डिप्टी सीएम की कुर्सी और 12वां मंत्री भी मांग सकती है। और तब हेमंत सोरेन के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते बचेंगे। पहला रास्ता यह कि या तो वे कांग्रेस के दबाव में झुक जाएं और सारी मांगे मान लें, और दूसरा रास्ता यह कि वे कांग्रेस को कहें कि आप लोकसभा की सभी सीटों पर लड़िए, और जेएमएम भी लोकसभा की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा या जितनी सीटों पर उतार सकता है उतारेगा, और यही भाजपा चाहती है। तो दोस्तों, यह था इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर बन रही संभावनाओं की बात, जो चर्चाएं चल रही हैं उनकी बात। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है। लेकिन उसके पहले ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।